गाड़ी बुला रही है लेकिन कितना घुमा रही है? जी हां, घर लौट रहे मजदूरों के मन में यही सवाल चल रहा है। मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। रास्ते में भूख, प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हैं। हालत ये हो गई है कि 30 घंटे का सफर 4 दिनों में पूरा हो रहा है। आज 4 दिन हो गया। 4 दिन से हम लोग को घुमा रहा है गाड़ी। नहीं पानी है, नहीं खाना है। 4 दिन से हम लोग इसी गाड़ी में है। पब्लिक मांग कर रही है मोतिहारी के लिए, वो बोला है दरभंगा के लिए। ट्रेन रास्ते में रुकी तो सारे मजदूर ट्रेन से बाहर निकल पड़े। तपती गर्मी में सैकड़ों की संख्या में मजदूर ट्रेन के इंजन के पास जाकर भी हंगामा करने लगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के कुर्ला से आ रही थी और बिहार में बाढ़ के पास ये हंगामा हुआ। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया है और ट्रेन पिछले 4 दिनों से उन्हें घुमा घुमा कर ले जा रही है। टिकट मिला हम लोग को मोतिहारी के लिए, लेकिन अब तक हम लोग को मोतिहारी समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है। कितना समय से ट्रेन में है आप लोग? 76 घंटे। सर हम लोग शुक्रवार को दिन रात को 9 बजे कुर्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़े थे हम लोग। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही। लोगों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रही हैं और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है। हम लोग यहाँ पैसेंजर जितना है, आधा से ज्यादा पैसेंजर मोतिहारी का है। टिकट भी हम लोग को मोतिहारी का दिए गया हुआ है। फिर भी बोल रहा नहीं, दरभंगा जाएगा गाड़ी, दरभंगा जाएगा, मधुबनी जिला जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर ऐसी शिकायत कई जगहों से आ रही है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची। एक मजदूर परिवार को यहीं उतरना पड़ा क्योंकि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दर्द से तड़पती महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। पिता की गोद में आई नवजात को क्या मालूम कि अभी घर तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है। 4 रोज हो गया है। देखो कि गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा रास्ते में रोक लेता है। खाने के नहीं व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था पानी है। समस्तीपुर पहुंचने वाली दूसरी ट्रेनों के यात्रियों की भी कहानी ऐसी ही थी। कोई 22 तारीख से सफर में था तो कोई भूख, प्यास और गर्मी की वजह से बेहाल। मैं इस पुणे से आया हूँ और बिहार आने में कम से कम मेरे को लगेगा 70 घंटा। पहले 35 से 36 घंटा में आता था और ये पूरा बोले तो ऑल इंडिया घुमाते हुए आया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, दिल्ली, उड़ीसा के बाद अपना झारखंड। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ट्रैक खाली नहीं मिलने की वजह से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को खाना पीना दिया जा सके। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। जैसे जैसे लॉकडाउन का लॉक खुल रहा है, वैसे वैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो गुजरात, दिल्ली भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। डर है कहीं जून में कोरोना के चरम पर होने की आशंका सच साबित न हो जाए। विमान से उड़ान शुरू हो गई है। पहले से ज्यादा ट्रेनें दौड़ रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये आंकड़े उस आशंका को सही साबित करते दिख रहे हैं जिसमें कहा गया था कि जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना केस 50,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं। कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 60 मरीज कोरोना का शिकार बने। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में एक दिन में 229 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में एक दिन में 272 नए कोरोना केस मिले हैं। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 143 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से लड़ाई के बीच देश के अलग अलग राज्यों से जो अहम जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली में जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हर जिले में टीम तैयार करने को कहा गया है। ये टीम सीधे मरीज के संपर्क में होगी।
लॉकडाउन 4 में राजस्थान सरकार ने सोमवार से छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री से रोक हटा दी गई है। रेड जोन में टैक्सी चलने और पार्क खुलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिले में नाइट कर्फ्यू 30 जून तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश में आज से घरेलू उड़ानों की आवाजाही शुरू हो गई है। घरेलू उड़ान शुरू होने के पहले दिन 532 फ्लाइट से 39,000 से ज्यादा यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसके साथ ही अब तक 3,060 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 40 लाख मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब हर दिन औसतन 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ICMR की माने तो जल्द ही एक क्षमता 2 लाख तक पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना केंद्र बन सकता है। जहां दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है, वहीं मुंबई में हालात हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए हैं। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि ये शहर अपने चौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है, ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है। लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए, जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871। लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है। लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे
देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उधर दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 600 से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं, लेकिन सूबे के सीएम ने कहा है कि हालात काबू में हैं और दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना की दहशत ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली को डरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को भरोसा दे रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में हैं। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तैयारी पूरी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 117 अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अस्पताल के 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, मगर कोरोना भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने के एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सब इंस्पेक्टर को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, मगर दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद है। कोरोना संक्रमण के बीच अब दिल्ली में दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन बाजार से रौनक गायब है। दुकानें खुली हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना फैलने का डर। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,053 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 635 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 की मौत हुई है। सबको मालूम है कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो नियमों को मानना पड़ेगा। नियम मानिए और कोरोना से बचे रहिए। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। कल रात से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद प्रशासन का कहना यह है कि हाल ही में जो केसेस गाजियाबाद में मिले हैं उनका सीधा कनेक्शन दिल्ली से है, इसीलिए दिल्ली में जो रेड जोन है वहां पर तो पूर्ण तरह से पाबंदी है ही, बाकी की जगहों पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें लेकिन डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों को आई कार्ड के जरिए आने जाने की छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली के जो हॉटस्पॉट एरिया हैं वहां आने जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई। गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगने लगी हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है। केवल विशेष सेवाओं, जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी, वो भी आई कार्ड दिखाकर। इसके अतिरिक्त अगर आप हॉट स्पॉट से आते हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलेगी। और पुलिस सुबह से ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी को चेक कर रही है, उनसे उनका पास मांगा जा रहा है और पास होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति है। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने हाल ही में गाजियाबाद को सील करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अगर पास रहता है जरूरी सेवाओं से जुड़ा तभी अंदर गाजियाबाद में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, इसके अतिरिक्त उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती है। और यही वजह है कि आप देखिए सुबह से ही जो गाड़ियों की कतारें हैं वो लगने लगी हैं, क्योंकि दरअसल कई ऑफिस गोअर्स हैं जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में ट्रेवल करते हैं। ऐसे में सीमा सील होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ अंकित यादव, गाजियाबाद, आज तक।
लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया। घर वापसी के लिए, ट्रेन के लिए, बस के लिए, यहां तक के सूखी रोटी के लिए उन्हें मिन्नतें करनी पड़ी। लेकिन अब इन्हीं मजदूरों के मुद्दे पर नेताओं ने सियासी अखाड़ा खोल दिया है। देखिए जरा। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देखकर कठोर से कठोर दिल पसीज जाता है। यूपी के लाखों कामगारों ने मुंबई और सूरत जैसे शहरों की तकदीर संवारी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उन्हें वहां से लाचारी में निकलना पड़ा। अब यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी राज्य को यूपी के मजदूरों का हाथ और साथ चाहिए तो यूपी सरकार की इजाजत लेनी है। कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इसके लिए श्रमिक आयोग बनाने का भी ऐलान कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यूपी सरकार ने 1321 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है। बसें भी मजदूरों की वापसी के लिए लगाई गई है। अब तक करीब 23 लाख मजदूरों की वापसी यूपी में हो चुकी है। यूपी सरकार स्किल ट्रेनिंग देने के बाद इन मजदूरों को रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती और फूलों से बनने वाले उत्पादों से जुड़े उद्योगों में रोजगार देने का प्लान बना रही है। हालांकि विपक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। कहते कुछ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, पर वो जमीन पे उतर नहीं रहा है। योगी सरकार के इस प्लान से महाराष्ट्र के नेता तिलमिला गए हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, आदित्यनाथ याद रखें कि मजदूरों को भी लौटने से पहले महाराष्ट्र की इजाजत लेनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार को प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। मुंबई से कमलेश सुतार और नीलांशु शुक्ला के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी नई मुसीबत में फंस गए हैं। सोनीपत में क्रिकेट खेलने के दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने और मास्क नहीं लगाने का आरोप लगा है। वहां के एसडीएम ने इस मामले में मनोज तिवारी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जगदली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस रे मेरी की अति पापा, ही हंस रे मेरी की अति पापा। लॉकडाउन में बोरियत दूर करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सोनीपत क्रिकेट खेलने पहुंचे। उनकी अगवानी में आयोजकों ने रेड कारपेट भी बिछा दिया। आओ भगत से गदगद मनोज तिवारी ने बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट खेला और लोगों का जमकर मनोरंजन किया। लेकिन इस दौरान सांसद महोदय ये भूल गए कि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। क्रिकेट के मैदान में मनोज तिवारी बिना मास्क के मैच खेलते भी दिखे। हालांकि उन्हें इस गलती का जल्द ही एहसास हो गया। फिर क्या था, कैमरे पर उन्होंने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया बल्कि कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने की भी अपील की। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। लेकिन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे आप के लिए रिस्क ले रहे हैं, उनका हमें आभार करना है, उनका हमें थैंक्स करना है, उनका हमें मनोबल बढ़ाना है। मनोज तिवारी का ये भी कहना है कि कोरोना काल में नए नियमों का पालन करते हुए बिना दर्शकों के भी आउटडोर क्रिकेट खेला जा सकता है। हमने तो पूरा वहाँ जितने भी करीब 25-26 लोग टोटल थे, तो सब लोग वो थर्मोमीटर से सबका चेक करके और सबको हेल्थ चेकअप के बाद ही वहाँ पे
आए थे लोग। मनोज तिवारी की बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में उनका संदेश दूर तक जाता है, लिहाजा उन्हें भी नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में एक चूक भी बड़ा नुकसान कर सकती है। सोनीपत से पवन राठी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मौलाना साद और उसके सहयोगियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब जांच एजेंसियों ने मौलाना साद के बड़े बेटे और उसकी कोर टीम के सदस्यों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अगर तेजी से बढ़ी तो इसमें बड़ा रोल निजामुद्दीन के मरकज का भी माना गया। मरकज का मौलाना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मगर मौलाना साद के करीबियों पर शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों ने मौलाना साद के बड़े बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि साद का बड़ा बेटा ही तबलीगी जमात का करता धरता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जो उनके करीबी है मौलाना साद के, उनके पासपोर्ट जब्त किए गए, ताकि इस मामले में वो ऐसा ना हो कि वो ट्रेवल जो है वो कर लें या देश छोड़ के चले जाएं। तमाम ऐसी जानकारियां जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी जुटा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने मौलाना साद के 5 करीबियों का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। ये पांचों लोग मरकज के प्रबंधन से जुड़े हैं। पांचों लोग मौलाना साद के बेहद करीबी हैं। पांचों लोग मौलाना की कोर कमेटी के सदस्य हैं। मौलाना मरकज से जुड़े सभी फैसलों में इन सदस्यों की राय लेता है। मरकज को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। अब इस मामले में 5 जो बिल्कुल खास लोग थे मौलाना साद के, उनके पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं, अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसियों ने क्वारंटीन सेंटर में रखे गए विदेशी जमातियों को भी नोटिस देकर उनके पासपोर्ट, वीजा समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही क्राइम ब्रांच करीब 916 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक 916 विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। विदेशी जमातियों का पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया गया है। जाहिर सी बात है कि मौलाना साद भले ही पकड़ में ना आया हो, मगर उसके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अलग अलग शहरों में उड़ानों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो भावनाओं को भर देने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 साल का कोई बच्चा प्लेन में अकेले सफर करे? लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान ये हुआ है। 5 साल का विहान 3 महीने बाद मां से मिला तो मां बमुश्किल अपने आंसू रोक पाई। 2 महीने से ज्यादा वक्त से देश में चल रहे लॉकडाउन की लाखों हैरत अंगेज कहानियों में से एक कहानी ये भी है। छोटी सी उम्र में विहान ने माँ बाप तक पहुंचने के लिए दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर अकेले किया। उसे विशेष छूट के तहत यात्रा की इजाजत दी गई थी। दिल्ली में फ्लाइट में सवार होने के बाद विहान यात्रियों और एयर होस्टेस के भरोसे ही बेंगलुरु तक पहुंचा। वैसे तो फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं था और एयर होस्टेस के अलावा सहयात्री भी बराबर उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए प्लेन में अकेले सफर करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने के बाद स्टाफ ने उसे मां तक पहुंचाया। मां सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चे की पहली झलक पाने के लिए बेकरार खड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि करीब 3 महीने पहले विहान दिल्ली में अपने दादा दादी के पास गया था। जब वापसी की तैयारी थी उसी वक्त लॉकडाउन शुरू हो गया। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी थी। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी के साथ फैल गई। 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक हो गए। दमकल की 30 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में बड़ी आग लगी है और इस वक्त रात के 2 बजे और अभी देखिए कि किस तरह से
जो झुग्गियों की आग है वो लगातार अभी भी लगी हुई है। अलग अलग जगह जो आग है वो सुलग रही है और अब तक 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स यहाँ आ चुकी हैं। ये देखिए किस तरह से जो दृश्य है, तमाम चीजें जो हैं अब जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। कई परिवार यहाँ रहते थे, उनके घर और पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। दरअसल ये आग काफी बड़ी है और तकरीबन 150 से 200 जो प्रीमिसेस हैं, छोटी छोटी झुग्गियां हैं, उनको इसने अपने आगोश में लिया है। हाँ, काफी सारे सिलेंडर फटे हैं इसमें और जो है पीछे का सारा इलाका आप देखें, अगर रोल करें आपको पता लग जाएगा कि काफी बड़ा एरिया है जिसमें आग थी। अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन बाद में इसको क्रॉस चेक किया जाएगा। आपको बता दूं, दिल्ली में 2 दिन पहले कीर्तिनगर की झुग्गियों में भी इसी तरह की बड़ी आग लगी थी। कैमरा पर्सन रवि तोतावर के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। और अब एक दर्दनाक खबर दिखाने जा रहे हैं हम आपको। एक हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरें महाराष्ट्र में पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ की हैं। एक टूरिस्ट कार मुंबई की ओर जा रही थी, तभी अचानक उल्टी दिशा से आ रहे एक टेम्पो के साथ इसकी टक्कर हुई। टेम्पो की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर के बाद ड्राइवर और उसकी पत्नी दोनों ही सड़क पर जा गिरे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है और वहां पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। कार सड़क के पास लगे सेफ्टी गार्ड से टकराकर रुक गई और आपको बता दें कि टूरिस्ट कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।